नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टाइम। मैं हूं आपके साथ सुहेल खान। पंजाब में पीएम मोदी की सुरक्षा में हुई चूक को लेकर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने सवाल खड़े कर सोनिया गांधी से जवाब मांगा है। उन्होंने कहा कि मैं सोनिया गांधी से पूछना चाहता हूं कि पीएम मोदी के साथ 5 तारीख को जो घटना हुई तो पीएम के साथ सीएम क्यों नहीं थे, डीजीपी क्यों नहीं थे। पीएम की सुरक्षा के साथ साजिश की जा सकती है, ये कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। ये कोई चूक नहीं है, ये खूनी साजिश थी, षड्यंत्र था, कुदरती नहीं बल्कि पहले से प्रायोजित घटना थी। सीएम शिवराज ने कहा कि कोई कल्पना नहीं कर सकता था, ये कोई चूक नहीं है। आखिर पीएम की सुरक्षा में चूक कैसे हो सकती है जब तक चूक की ना जाए। यह खुलासा सिद्ध करता है कि सुरक्षा में जो कुछ हुआ वो लापरवाही नहीं बल्कि मिली भगत थी। एक प्रतिष्ठित टीवी चैनल ने जो स्टिंग ऑपरेशन के माध्यम से प्रधानमंत्री जी श्रीमान नरेंद्र मोदी जी की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ हुआ है, उसका बड़ा खुलासा किया है। अब यह स्पष्ट हो गया है कि यह कोई संयोग नहीं था, एक खूनी साजिश थी, षड्यंत्र था। यह अचानक हुई घटना नहीं थी, पहले से प्रायोजित थी। चलिए बात अगली खबर की। दिग्विजय सिंह ने हिंदू विरोधी होने के आरोपों पर सफाई दी है। दिग्विजय सिंह ने कहा कि वो केवल कट्टरपंथी विचारधारा के विरोधी हैं, वो कभी हिंदू विरोधी नहीं रहे। वहीं बीजेपी ने इसको लेकर दिग्विजय सिंह पर बड़ा निशाना साधा। बीजेपी ने कहा कि जब वो हिंदू विरोधी नहीं हैं तो सफाई देने की जरूरत ही क्यों पड़ी। दिग्विजय सिंह ना हिंदू विरोधी था, ना हिंदू विरोधी है, ना हिंदू विरोधी रहेगा। ना मैं हिंदू विरोधी था, ना हूं और ना रहूंगा। लगातार हिंदू विरोधी होने के आरोपों के बाद दिग्विजय सिंह ने सफाई देते हुए खुद को कट्टरपंथी विचारधारा का विरोधी बताया है। उन्होंने कहा कि वो धार्मिक परिवार से हैं, वो केवल कट्टरपंथी विचारधारा के विरोधी थे, हैं और रहेंगे। दिग्विजय सिंह ना हिंदू विरोधी था, ना हिंदू विरोधी है, ना हिंदू विरोधी रहेगा। मैं आचरण से, कर्म से पूरी तरीके से धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति हूँ और उसको मैं कभी राजनीति में उसका उपयोग नहीं करता। मेरे लिए धर्म राजनीतिक हथियार नहीं है, एक अपने आस्था का प्रश्न है और वो सदैव रहेगा। बात दिग्विजय सिंह के मुंह से निकली है तो दूर तलक तो जानी ही थी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने दिग्विजय की इस सफाई पर बड़े चुटीले अंदाज से तंज कसा। यहां तक कि दिग्विजय सिंह को रावण की तरह ही बता दिया। आखिर दिग्विजय सिंह को अब मैं हिंदू विरोधी नहीं हूं, ये क्लैरिफिकेशन देने की क्या जरूरत लग गई। जैसे रावण था, रावण को लगता था कि भगवान राम के हाथों मृत्यु पाकर के ही मुझे मोक्ष मिलेगा। मुझे लगता है कि दिग्विजय सिंह भी अब उसी रास्ते पर हैं कि संघ की शरण में आकर अब इस विचार में और हिंदुत्व में ही जीवन है, इसलिए अब इस प्रकार का क्लैरिफिकेशन देने का काम कर रहे हैं। ये सियासत है जहां शब्दों के मायनों से कहीं ज्यादा निकाले जाते हैं। दिग्विजय सिंह हिंदू और हिंदुत्व की परिभाषा बताने में जुटे हैं तो बीजेपी ये बताने में जुट गई है कि दिग्विजय की इस सफाई के मायने क्या हैं। सूरज शर्मा के साथ मनोज सैनी, बंसल न्यूज, भोपाल। मध्य प्रदेश में बीजेपी 5G होने जा रही है। इस सियासत से मतलब है न्यू जनरेशन और तकनीक वाली सियासत, जिसमें बूथ के डिजिटलाइजेशन पर जोर है। बूथ प्रभारी को जीपीएस से जोड़ने की बात है, यानी नए जमाने के साथ बीजेपी चल रही है। देखिए ये खास रिपोर्ट। बूथ मजबूत करने की बारी, जीपीएस से मॉनिटरिंग की तैयारी, बीजेपी 5G सियासत की राह, कांग्रेस को कितनी परवाह।
जब 3G का जमाना था और 2G स्पेक्ट्रम घोटाले का शोर था, तब से ही बीजेपी डिजिटली मजबूत पार्टी रही है। उस वक्त नरेंद्र मोदी की डिजिटली सभाएं होती थी। अब तो दौर 4G का है, या यूं कहें कि 5G भी आने ही वाला है। तो ऐसे में एक बार फिर बीजेपी डिजिटली अपडेट होने जा रही है। दरअसल मध्य प्रदेश में 2023 को लेकर बीजेपी अभी से मैदान में है। प्रदेश अध्यक्ष जिलों के दौरे के साथ बूथ को मजबूत करने में लगे हैं और अब पार्टी के हर एक कार्यकर्ता के साथ बूथ पर सीधी नजर है। बड़ी बात यह है कि ये पूरी तरह डिजिटली होगा। हर एक बूथ प्रभारी को मोबाइल के जरिए जीपीएस से जोड़ा गया है, यानी जो काम सौंपा गया है उसमें कोई कोताही बर्दाश्त नहीं होगी। इस तारीख से लेकर के 30 जनवरी तक पूरी भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश की बूथों पर होगी। तो बूथ का वेरिफिकेशन और डिजिटलाइजेशन जो मूल हमारा उद्देश्य है, इस प्रकार से कई प्रकार के काम है। बूथों के सशक्तिकरण का अभियान, उसके निमित्त प्रवास है। कोविड बढ़ रहा है, उसके कारण से प्रवास को सीमित किया है। केवल इंटरनल बैठकें वगैरह यही एक बार हम इसके कारण से कर रहे हैं, बाकी सारी चीज़ों को तो ब्रेक किया है। लेकिन चूँकि हमारा जो विस्तारक योजना है, इसको कैसे और ताकत दें जिसके आधार पर बूथ मजबूत बने, ये इस प्रवास के दौरान मुख्य तौर पर प्रवास। डिजिटल जब हम डिजिटलाइजेशन करेंगे तो उस कार्यकर्ता की वास्तविक पूरी जानकारी आनी चाहिए कि वो बूथ अध्यक्ष है, वो पन्ना का अध्यक्ष है, पन्ने की समिति का सदस्य है। तो उसको वो अपने एक मोबाइल के साथ उसको एक ऐप हमारी पार्टी ने तय की है। उस ऐप के माध्यम से हम उसका पूरा डाटा उसमें लेंगे, उसकी फ़ोटो रहेगी, उसका पूरा डाटा रहेगा, ताकि वो कार्यकर्ता हमारे साथ जुड़ा हुआ है तो ये एक्चुअल हमारे कार्यकर्ता की जो मेहनत होगी वो उसमें वास्तविक सारे नाम, वास्तविक सारे चेहरे होंगे। बीजेपी ने वर्तमान परिवेश में अपने आप को ढाला है। कांग्रेस भी अपनी तैयारी में है, लेकिन बीजेपी के जीपीएस सिस्टम में कांग्रेस को कुछ और नजर आ रहा है। हम कार्यकर्ताओं पे विश्वास करते हैं और निश्चित रूप से जो हमारा बूथ लेवल का कार्यकर्ता है, यदि मैं अपने फ़ोन से उसको लगाता हूं फ़ोन, तो वो मुझसे डायरेक्ट बात करता है, या प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जी के कार्यालय से प्रदेश अध्यक्ष जी उससे किसी भी मंडल सेक्टर के कार्यकर्ता से बात करना चाहते हैं तो कर लेते हैं। टेक्नोलॉजी अब भारतीय जनता पार्टी अपना रही है। निश्चित रूप से राज्य में सत्ता है, पैसा भी बहुत ज़्यादा है उन लोगों के पास, पैसा भी बहुत अनाप शनाप खर्च करते हैं। तो हो सकता है कि अब मॉनिटरिंग जिस बात की जा रही है, कार्यकर्ता पर हमें भरोसा करना चाहिए। बीजेपी ने 2014 के बाद से अपने आप को डिजिटल किया है, जिसके कई उदाहरण सामने आए हैं। और अब 2023 को फतह करने एक बार फिर बीजेपी डिजिटल के जरिए अपनी रणनीति पर काम कर रही है। बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो समय के साथ अपने आप को बदलना जानती है। कुशाभाऊ ठाकरे ने संगठन का विस्तार किया, अब उन्हीं की लाइन पर पार्टी आगे बढ़ने की तैयारी में है। लेकिन बड़ी बात यह है कि समय की नब्ज को भी पकड़ा है और पूरा कार्यक्रम डिजिटल कर दिया। तो दो काम दिखाई देंगे, एक तो ये कि कार्यकर्ता कहाँ है, उसकी लोकेशन क्या है, ये भी मिलती रहेगी, यानी आम के आम और दाम के दाम। असनी के साथ मनोज सैनी, बंसलवी, भोपाल। मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार मिशन रोजगार पर फोकस कर रही है। पिछले 22 महीनों में 5,26,000 से ज्यादा रोजगार सृजन का सरकार ने दावा किया है और अब हर महीने 1 लाख रोजगार देने का वादा भी किया है। क्या है बीजेपी के मिशन रोजगार के अंदर की कहानी, देखिए इस खास रिपोर्ट के जरिए। तू जो चाहे पर्वत पहाड़ों को तोड़ दे, तू जो चाहे नदियों के मुंह को भी मोड़ दे, तू जो चाहे माटी से अमृत निचोड़ दे, अमर तेरे प्राण मिला तुझको वरदान, तेरी आत्मा में स्वयं भगवान है रे। मनुष्य तू बड़ा महान है। स्वामी विवेकानंद की जयंती पर सीएम शिवराज ने प्रदेश के युवाओं को आत्मनिर्भर बनने का मंत्र दिया। दरअसल बीजेपी सरकार स्वामी विवेकानंद की जयंती को रोजगार दिवस के तौर पर मना रही है, जिसके तहत पिछले 22 महीनों में 5,26,500 लोगों को अलग अलग योजनाओं के तहत रोजगार के लिए लोन दिए गए। इसके साथ ही अब हर महीने 1 लाख युवाओं को रोजगार देने का टारगेट भी फिक्स किया गया है। इसके लिए जिलों और तहसीलों में रोजगार मेले लगाए जाएंगे। महीने में 1 दिन रोजगार दिवस के रूप में हम मनाएंगे और हमारी कोशिश रहेगी कम से कम 1 लाख परिवारों को हम रोजगार से, आजीविका से जोड़ें। मिशन रोजगार में जुटी शिवराज सरकार ने अपने सरकारी विभागों में
खाली पदों पर भर्ती प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। इसके साथ ही प्रदेश में निवेश के माध्यम से भी युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने की कोशिश की जा रही है। तो निवेश जो आ रहा है उसके माध्यम से जो रोजगार के अवसर सृजित होंगे प्लेसमेंट के रूप में, कई नौजवानों को फिर हम भर्ती कराते हैं, वो प्रयास अलग हैं। तो कुल मिला के आत्मनिर्भर भारत जो प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में बन रहा है, उसके लिए आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश, उसके लिए आत्मनिर्भर युवा और हर परिवार बने, इसलिए आजीविका और रोजगार से जोड़ने का ये अभियान चल रहा है। प्रदेश में बेरोजगारी का मुद्दा दोनों पार्टियों के लिए चुनौतीपूर्ण रहा है। 2018 में कांग्रेस ने बेरोजगारी भत्ता देने का वादा कर युवाओं को लुभाने की कोशिश की थी। हालांकि अब कांग्रेस रोजगार मेलों का मखौल उड़ा रही है। ये रोजगार मेला नहीं, इनको लगाना चाहिए बेरोजगार मेला। उससे पता लगेगा कि कितने लोग बेरोजगार हैं और किसको क्या रोजगार देना है, क्या रोजगार मांग रहा है। 40 लाख युवा बेरोजगार हैं मध्य प्रदेश में। तो ये आज के दिन कम से कम विवेकानंद जी को ये मानने की जो झूठी बात करते हैं, उसमें जो उन्होंने कहा पेट का मतलब ये रोजगार, वो रोजगार मुहैया कराने के लिए पूरे कैंप लगाएं। विपक्ष के नाते कांग्रेस को बीजेपी सरकार के मिशन रोजगार पर सवाल उठाने का पूरा हक है, लेकिन कांग्रेस को बीजेपी से जंग लड़ने, उसकी यंग इंडिया थीम को समझने की भी जरूरत है। बीजेपी का प्लान प्रदेश स्तर पर ही नहीं, राष्ट्रीय स्तर पर युवाओं के वोट बैंक को लेकर फिक्स दिखता है। यही वजह है कि युवा दिवस के माध्यम से इस वर्ग को स्वामी विवेकानंद के विचारों से जोड़कर एकजुट कराया जा रहा है। बीजेपी की ये तैयारी 2022 ही नहीं, 2023-24 की भी नजर आती है। क्या कांग्रेस इसके काउंटर प्लान पर काम कर रही है? ये बड़ा सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को 2 दिन में दूसरा बड़ा झटका लगा है। कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य के इस्तीफे के अगले ही दिन बुधवार को वन मंत्री दारा सिंह चौहान ने भी इस्तीफा दे दिया। वो अब मुख्तार अंसारी की घोसी सीट से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। माना जा रहा है कि अगर दारा सिंह इस सीट से सपा के टिकट पर चुनाव लड़ते हैं तो उनकी जीत लगभग पक्की होगी। 2 दिन में बीजेपी खेमे के 2 मंत्री और 3 विधायकों के इस्तीफे से उत्तर प्रदेश की राजनीति में भूचाल आ गया है। वहीं दारा सिंह ने अपने इस्तीफे के पीछे बीजेपी पर पिछड़ों की उपेक्षा का आरोप लगाया है। यूपी से वापस रुख करेंगे एमपी की तरफ। पंचायत चुनाव के लिए सरकार ने परिसीमन का आदेश जारी कर दिया है। पंचायत विभाग ने इसके लिए कलेक्टर को आदेश जारी किए हैं। इसको लेकर ग्राम पंचायतों, वार्ड प्रभारियों से सारी जानकारी मांगी गई है। क्षेत्र की जनसंख्या और भौगोलिक जानकारी देने के भी आदेश दिए गए हैं। 17 जनवरी तक पंचायत सचिवों से जानकारी मांगी गई है। 17 जनवरी से 25 फरवरी तक परिसीमन प्रक्रिया की जाएगी। लेकिन इस बीच पंचायत चुनाव परिसीमन को लेकर सियासत भी गरमाने लगी है। मामले पर कांग्रेस का कहना है कि 2019 में कमलनाथ सरकार ने जो परिसीमन किया वो सही है। इस कारण 2019 के आधार पर चुनाव कराए जाएं। इस पर कांग्रेस नेता पीसी शर्मा ने कहा है कि सरकार का ये फैसला कांग्रेस के दबाव में लिया गया है। पीसीसी चीफ कमलनाथ ने चेतावनी दी थी कि 2 महीने के अंदर अगर चुनाव नहीं हुए तो वो आंदोलन करेंगे। इस दबाव में ये फैसला लिया गया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में 3 दिन पहले जब कमलनाथ जी ने कहा कि हम 1 महीने के अंदर अगर चुनाव की प्रक्रिया शुरू नहीं हुई तो हम जिले जिले में आंदोलन करेंगे, तब फिर ये जागृत हुए। अगर इनको चुनाव कराना हो तो 2019 में परिसीमन, आरक्षण, ये सब चीज़ें हो चुकी हैं, इस पे चुनाव करा लेना चाहिए। ये फिर जो इनके स्टेप्स हैं, फिर कहीं ना कहीं ये इनका उद्देश्य जो दिख रहा है चुनाव न कराने का है। 27% आरक्षण की बात अगर किसी ने की थी तो दिग्विजय सिंह जी ने की थी और कमलनाथ जी ने की थी। और अभी भी इनका उद्देश्य मुझे नहीं लगता कि चुनाव कराने का, ये चाहे इन्होंने परिसीमन के आदेश दे दिए हों। निलंबित आईपीएस जीपी सिंह की गिरफ्तारी के बाद छत्तीसगढ़ में अफसरशाही को लेकर एक बार फिर से चर्चा तेज है। कांग्रेस प्रदेश में कानून का राज होने का दावा कर रही है, वहीं बीजेपी इस पर सवाल उठा रही है। अफसरशाही पर गरमाती सियासत पर देखिए हमारी ये रिपोर्ट।
छत्तीसगढ़ में अफसरशाही सवालों के घेरे में है। दरअसल निलंबित आईपीएस जीपी सिंह को ईओडब्ल्यू ने गुरुग्राम से गिरफ्तार किया। आय से अधिक संपत्ति मामले में ईओडब्ल्यू ने जीपी सिंह के घर पर छापा मारा था। छापेमारी के दौरान जीपी सिंह के घर समेत अन्य ठिकानों से आय से अधिक संपत्ति के सबूत मिले थे। इसी के आधार पर एफआईआर दर्ज की गई थी। हालांकि इसे सीएम भूपेश के जीरो टॉलरेंस नीति के तौर पर देखा जा रहा है, लेकिन जीपी सिंह का मामला जरा पेचीदा है, क्योंकि जीपी सिंह चाहे बीजेपी हो या फिर कांग्रेस, सभी के चहेते रहे हैं। ये भ्रष्टाचार पर नकेल नहीं है, ये ब्यूरोक्रेसी को अपने अनुसार चलाने की कवायद है, जिसको ये सरकार स्वयं ईओडब्ल्यू का प्रमुख बनाती है। बाद में सरकार के लोग के ऊपर में कुछ छापे पड़ते हैं, उस छापे के बाद में पूरी दिशा बदल जाती है। और अगर ब्यूरोक्रेसी को दबाव में लाने के लिए इस प्रकार के कृत्य किए जाएंगे तो मुझे लगता है कि छत्तीसगढ़ की पूरी जो प्रशासनिक व्यवस्था है वो पूरी तरह तहस नहस हो जाएगी और ये शासन की अतिवादी कार्रवाई है। देखिए, छत्तीसगढ़ में कानून का राज है। आज सुबह ही मैंने ट्वीट किया है, मुख्यमंत्री के पिता हो, आईपीएस अधिकारी हो या गाली देने वाले कालीचरण हो, यहाँ कानून का राज कायम है, कानून अपना काम करेगा। दूसरी बात, कानून से ऊपर कोई नहीं है, ये इस गिरफ्तारी से एक मैसेज गया है। और भ्रष्टाचार की जो लत यहाँ के अधिकारियों को और अन्य लोगों को लगी हुई थी पिछले 15 वर्षों में, उसके खिलाफ ही हम जनता से जनमत लेकर सत्ता में आए हैं। तो ऐसे तमाम लोग जो भ्रष्टाचार के पिछले 15 वर्षों से पुरोधा बने बैठे थे, उनके खिलाफ आने वाले में सख्त कार्रवाई देखने को मिलेगी। अब सवाल उठता है कि अगर जीपी सिंह सत्ता के इतने करीब थे तो आखिर अचानक निशाने पर कैसे आ गए? तो अब इसे भी समझ लीजिए। जीपी सिंह को अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक एसीबी के पद से हटाया गया। जीपी सिंह का तबादला पुलिस अकादमी के निदेशक के तौर पर कर दिया गया। बताया जाता है कि एक मंत्री और कुछ अधिकारियों ने उनके खिलाफ शिकायत की थी। 15 महीने एसीबी चीफ रहने वाले जीपी सिंह के खिलाफ शिकंजा कसने लगा। अवैध वसूली और करोड़ों की संपत्ति इकट्ठा करने के आरोप लगे। एसीबी ने जीपी सिंह के खिलाफ खुफिया जांच जून में शुरू कर दी थी। शिकायतों को सही पाए जाने पर 1 जुलाई से छापेमारी शुरू हुई। जीपी सिंह के रायपुर स्थित सरकारी निवास पर छापेमारी हुई। इसके अलावा राजनांदगांव, भिलाई और ओडिशा समेत 15 ठिकानों पर छापे पड़े। छापेमारी में मिले सबूतों के आधार पर रायपुर पुलिस ने 3 जुलाई को एफआईआर दर्ज की। 8 जुलाई को देर रात सिंह के खिलाफ देशद्रोह का मामला दर्ज हुआ। इसके कुछ वक्त के बाद ही जीपी सिंह अंडरग्राउंड हो गए। तो इस तरह से हमेशा से सत्ता के करीब माने जाने वाले जीपी सिंह धीरे धीरे ही सही सत्ता की आंखों की किरकिरी बनने लगे थे। और इसके पीछे वजह भी ठोस थी, क्योंकि जिस तरह से सबूत जीपी सिंह के खिलाफ मिले थे, उसके बाद किसी के लिए भी जीपी सिंह का समर्थन करना आसान नहीं था। आदित्य नामदेव, बंसल न्यूज, रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपनी बजट तैयारी को लेकर विभागीय चर्चा पूरी कर ली है। सभी 12 मंत्रियों से बजट को लेकर प्रस्ताव भी ले लिए गए हैं। लेकिन सरकार के सामने चुनौती ये है कि कोरोना काल में कम राजस्व के बीच कैसे एक बेहतर बजट बनाया जाए। देखिए पूरी रिपोर्ट। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इस साल अपना चौथा बजट पेश करेंगे। इस बार के बजट से मुख्यमंत्री को कई आशाओं और अपेक्षाओं को पूरा करना है और इसलिए सभी 12 मंत्रियों ने मुख्यमंत्री के साथ बैठक में विभागीय बजट को बढ़ाने के साथ योजनाओं में फंड देने की मांग की है। लेकिन सरकार के सामने बड़ी चुनौती कोरोना काल में हुई राजस्व की हानि की भरपाई करना है। रायपुर के एक्सप्रेस हाईवे पूरा करने के लिए पैसा नहीं है। रायपुर में 5 से 7 अंडर ब्रिज अधूरे पड़े हुए, उसके लिए पैसा नहीं है। ना गांव में विकास हो रहा है, ना शहरों में विकास हो रहा है। तो ऐसा लगता है कि बजट का औचित्य ही खत्म हो गया। खाली तनख्वाह बांटने के लिए, ब्याज चुकाने के लिए और लोन पटाने के लिए बजट बनाया जा रहा है और उसमें बड़ी बड़ी बातें की जा रही है। छत्तीसगढ़ में पूंजीगत व्यय कर जो विकास के कामों में खर्च होना चाहिए वो खर्च नहीं हो रहा है। बड़ी बड़ी घोषणाएं हो रही हैं, ये बनेगा, ये बनेगा, ये बनेगा, कहाँ क्या है।
इधर सरकार भी इस बात को स्वीकार कर रही है कि केंद्र से सहयोग नहीं मिल रहा है और राज्यों में कुछ कमी आई है, लेकिन इसके बावजूद पुरानी योजनाओं के लिए कमी नहीं होने की बात सरकार कह रही है। केंद्र से जो प्रदाय की जाने वाली राशि है और राजस्व की प्राप्तियां हैं वो जरूर प्रभावित हो रहा है, लेकिन पिछले साल की तुलना में हमारे छत्तीसगढ़ की प्राप्तियां लगभग बराबर है। इसलिए योजनाएं हमारी सारी संचालित रहेंगी और नई योजनाओं के लिए आंशिक जो व्यवस्था है बजट में, किसी में टोकन सांकेतिक रूप से किया जाता है, कहीं बहुत आवश्यक है। आप देखेंगे बजट जैसी सत्र प्रारंभ होगा हम लोग प्रस्तुत करेंगे, कई बड़ी योजनाओं को भी हम लोग उसमें शामिल कर रहे हैं। तो विभागीय बजट के रीअलोकेशन करके उन योजनाओं को लिया जाता है। इसलिए मुझे लगता है कि जो आपका प्रश्न है कि आंशिक कटौती की जा सकती है, मैं समझता हूं उस तरीके से बजट में कोई प्रावधान आपको कटौती का नहीं दिखेगा। फिलहाल चुनौतियों और आशाओं अपेक्षाओं के बीच मुख्यमंत्री ने बजट को आकार देना शुरू कर दिया है। इस सिलसिले में मुख्यमंत्री की बैठक पूरी भी हो गई है, लेकिन बजट किस तरीके का लोक लुभावन होगा, ये सारा दारोमदार सरकार की आवक पर निर्भर करेगा। मोहन तिवारी, बंसल न्यूज, रायपुर। इस रिपोर्ट के साथ ही प्राइम टाइम बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।